कि हमारे पास हमने एक बुक को लिफ्ट किया है, तो बुक का जो वेट है, मास, वो कितना दे रखा है 0.5 kg। एनर्जी कितनी हमने लगाई है उसके ऊपर 1 जूल, तो E इक्वल्स टू 1 जूल। वेरी नाइस। अब उसमें आपको हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट। और इसमें क्वेश्चन में उसने डिमांड किया कि G की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम हाइट फाइंड करते हैं, जब हम वर्क डन निकालते हैं या फिर हम कोई फॉर्मूला पुट करते हैं, तो व्हिच फॉर्मूला वी आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग समथिंग? mgh। तो आपने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, कितना? mgh। एनी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे पोटेंशियल या एनर्जी भी हो सकती है। तो एनर्जी हमें कितनी गिवन है 1 जूल, मास 0.5, ग्रेविटी 10, हाइट गिवन नहीं है, तो ये 5 into h हो गया, इट्स 1 जूल। h कितना आ गया 1/5, मतलब के 0.2 मीटर। कितनी आ गई हाइट हमारी? 0.2 मीटर। इज दैट क्लियर? एक मास ऑफ रॉकेट है, कितना दे रखा है मास ऑफ रॉकेट? 10 to the power 6 kg। 6 kg। ठीक है। अब उसकी वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है? 25। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट ही होगी, तो हाइट कितनी दे रखी है 25 किलोमीटर। तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 25,000 मीटर। ठीक है। उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? वर्टिकल वेलोसिटी 1 किलोमीटर वो दे रखी है 1 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली। ठीक है, 1000 बाद में देखेंगे उसको। 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सो इसमें हमें G की वैल्यू भी गिवन है 9.8 की। क्वेश्चन ने हमें पर्सनली बताया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन ने अगर आपको क्वेश्चन बता रहा है कि यू हैव टू टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन यू हैव टू टेक, अदरवाइज अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो G की वैल्यू कितने फिल करनी है? 9.8। वेरी नाइस। सो व्हाट वी फाइंड फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। मास कितना है 3 into 10 to the power 6, G 10, हाइट 25,000, 25 3 का 75 इनटू, अब ये जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 6 10, कितने हो गए 75 into 10 to the power 10। यही तो आएगा, या फिर और वी कैन राइट 7.5 into 10 to the power 11 जूल। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अभी हम क्या फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो हाफ मास कितना है 10 to the power 6 kg। और वेलोसिटी 10 की पावर 3 था, अभी 10 की पावर कितना हो जाएगा डबल में 6, भाई स्क्वायर कर देंगे ना। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 था, मतलब 1000 था, उसका कर देंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/2 into 3 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6। तो ये 2 को जब 3 से करेंगे कितना आएगा हमारा 1.5 into 10 to the power कितना आएगा 12 जूल। जो वेट लगाया वो लगाया हमारा 400 न्यूटन, सक्षम ने 300 न्यूटन। बट अबू सर को चढ़ने के लिए, जो स्टेयरकेस पे मूव करने के लिए वर्टिकली, उसको कितना टाइम लगा 12 सेकंड, और सक्षम को सेम स्टेयरकेस पे चढ़ने के लिए कितना टाइम लगा 11 सेकंड। तो इन दोनों का जो वर्क डन है उसका रेशियो बताना है। क्या बताना है? बट हमें इसमें हाइट तो पता नहीं है, सो व्हाट वी फाइंड फर्स्ट हाइट। तो हम दोनों की स्टेयरकेस की पहले हाइट क्या मान लेंगे? h।
let the height of staircase is कितना हो जाएगी h। इज दैट क्लियर? जो वर्टिकल हाइट है, जो मूव कर रहे हैं अबूजर एंड सक्शन स्टेयरकेस पे, उसकी हाइट h है। ठीक है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या निकालना है? रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है। रेट ऑफ डूइंग वर्क पहले किसका निकालेंगे? अबूजर का निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसमें हम जब वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इनटू, सुन ले बेटा, जो वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम पहले बात करेंगे mgh। ठीक है, mgh तो इट्स काइंड ऑफ एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? एनर्जी यूज करेंगे अपॉन टाइम। क्या यूज करेंगे? एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, अभी जो एनर्जी है, अभी ये वर्टिकली मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, है ना? अब जो मैं हूं, अगर मैं स्टेयरकेस पे चढ़ रहा हूं तो उसमें एनर्जी कौन सी लग रही है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मेरा वर्क डन कैसा हो रहा है? अप एंड डाउन, वर्टिकली वर्क डन हो रहा है। और वर्टिकली अप डाउन में कौन सी एनर्जी लगती है? mgh। ठीक है, तो कितना होगा? mg इंटू h अपॉन टाइम। और बेटा mg मतलब कि mg का मतलब क्या होता है? फोर्स। mg का मतलब क्या होता है? फोर्स है कि अबूजर ने लगाया 400 न्यूटन और सक्षम ने लगाया, तो इस कंप्लीट mg की जगह क्या आ जाएगा? 400। हाइट हमें पता नहीं है, टाइम कितना लग रहा है? 12। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम सेम रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ किसका निकालेंगे? सक्षम का निकालेंगे। वो कितना आएगा हमारा? 300 इंटू h अपॉन 11। ठीक है, विद सेम फॉर्मूला फिर दोनों का क्या निकालेंगे? रेशो। क्या निकालेंगे दोनों का? रेशो। अबूजर अपॉन सक्षम। ठीक है, किसका? रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अबूजर अपॉन रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ सक्षम। कितना आएगा? 400 इंटू h अपॉन 12 अपॉन 300 इंटू h अपॉन 11। तो बेटा 11 तो पहुंच जाएगा आपका ऊपर, ये चला जाएगा आपका h से h क्या हो गया? कैंसिल। h से h क्या हो गया? कैंसिल। 400 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 11 से। 12 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 300 से। 11 4 जा 44, 12 3 जा 36। तो बेटा कितना आएगा सॉल्व करके? 1.2। कितना आएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क? 1.2। तो ये रेशियो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के दो स्टेटमेंट हैं। देखो, हम बहुत सारी चीजें कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बारे में, चार्ज के बारे में, मासेस के बारे में। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एब्जॉर्ब होना, एक कंजर्व हो जाना पूरी तरीके से, बट किसी तरीके से वो डिस्ट्रॉयड नहीं होती, खत्म नहीं होती, कंजर्व हो जाना, एक कंज्यूम भी हो जाना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? ना तो एनर्जी क्रिएट होती है, इट्स नाइदर बी क्रिएटेड, और दूसरा इट्स नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो वो क्रिएट होती है, ना ही वो डिस्ट्रॉयड होती है। दैट वी कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ये जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इसके दो स्टेटमेंट को मिला के बोलेंगे कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये क्रिएट होगी, ना ही ये डिस्ट्रॉय होगी, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम
one form to another. Let's take example. अभी क्या है कि जैसे कि टिहरी डैम को ले लो, लेट्स टेक अ टिहरी डैम, उसमें वाटर स्टोर्ड होता है बहुत सारा। अभी जो वाटर स्टोर्ड है वो पानी रेस्ट पे है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर पानी किसी डैम में स्टोर्ड है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? मतलब कि वो इतना पानी है, इतना मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर है कि वो कुछ भी कर सकता है और वो एक हाइट पे स्टोर्ड है, ठीक है? तो उसके अंदर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने टिहरी डैम की गेट खोल दी और वाटर जो है वो एक एनॉर्मस स्पीड से नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो वाटर का मूवमेंट हो रहा है बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, मतलब एक प्रॉपर फ्लो के साथ कि अगर कोई भी चीज सामने आ गई तो उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, इतनी स्पीड है उसकी, एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई वाटर की? काइनेटिक एनर्जी। अब नीचे हमने बहुत सारी क्या बनाई हुई है? टरबाइंस। क्या लगाई हुई है? टरबाइंस। और वो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर था वो टरबाइंस पे जाके टकराता है। जो टरबाइंस के पंखे होते हैं, फैन होते हैं, उन पे जाके वो वाटर कोलाइड करता है, टकराता है, जिससे वो टरबाइंस क्या होती है? घूमना शुरू करती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइंस घूमने शुरू हुई, टरबाइंस घूमी तो मैकेनिकल एनर्जी बनी, जिससे क्या हुआ? जनरेटर घूमने शुरू हुए। फिर जब वो मैकेनिकल एनर्जी बनी और जनरेटर घूमा, उससे क्या प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल एनर्जी से क्या बनी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ वायर्स के थ्रू, ट्रांसमिशन ऑफ वायर्स के थ्रू, बड़े बड़े जिसको हम बोलते हैं 1,33,000 की लाइन, ये सब ट्रांसमिशन ऑफ वायर्स के थ्रू आपके घर में जाती है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी। किस में कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी आपके अप्लायंसेस में जाती है, जैसे कि आपके फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एसी जाती है लाइट एनर्जी। अब जब ये चीजें बहुत देर तक चलती हैं तो ये क्या हो जाती है? हॉट, गर्म हो जाती है। फिर वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी। और हीट एनवायरनमेंट में क्या हो गई? कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गई, निकल गई, है ना? तो क्या आपकी एनर्जी क्रिएट हुई? नहीं। क्या आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉयड हुई? वो वन बाय वन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही थी? कन्वर्ट हो रही। पोटेंशियल से काइनेटिक बनी, काइनेटिक से मैकेनिकल बनी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनी, इलेक्ट्रिकल से लाइट बनी, लाइट से हीट बनी। तो दैट्स वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आपकी जो एनर्जी थी वो कंजर्व्ड हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, बट यू डोंट इवन नो कि वो इन लास्ट हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ गई, बट वो डिस्ट्रॉयड नहीं। सेम कंडीशन विद कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जनरली लोग बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट अगर आप टेक्निकली बोलो तो इट्स नॉट मास, इट्स कॉल्ड मैटर। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट मैटर को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने छोटा सा फ्लोर लिया, आटा, थोड़ा सा हथेली, है ना, आप बूंद डाल के पानी में यूं रब कर दो, छोटे 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 पार्टिकल्स से आटे की फ्लोर के, वो पार्टिकल्स आपके हाथ में गए, साफ हो गया, आपको पता भी नहीं चला। बट क्या वो पार्टिकल्स हैं? बिल्कुल नहीं। वो कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी के पोर्स थे वो उनमें चले गए। हाँ, वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो पोर्स में कहीं चले गए, और वो इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स बन चुके कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। जो आप किसी भी चीज को पीस रहे हो, आपने सॉलिड पार्टिकल से उसका बुरादा बना दिया, उसको क्रंच करके बहुत बारीक बारीक पीस दिया, आप उसको कितना ही पीस दो, कितना ही पीस दो, कहीं ना कहीं वो कण रहेंगे, उसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं तो रहेंगे। बट एट अ टाइम वो पार्टिकल्स, आपकी जो न्यूड आइज है, ठीक है, जो आपकी नंगी आंखें हैं, उनसे वो पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, है ना। वो किससे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे जनरली। तो यही चीज कंजर्वेशन ऑफ मास में भी होती है कि ना तो मैटर क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। ऐसा ही चार्ज में होता है।
चार्ज भी क्रिएट नहीं होता, ना ही चार्ज डिस्ट्रॉयड होता है, बट चार्ज ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। लाइट आ रही है उसी के थ्रू तो हो रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम भी दो तरह के होते हैं, सिंपल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने बताया पोटेंशियल एनर्जी से क्या बनी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या बनी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से क्या बनी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनी? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से क्या बनी? एनर्जी। और वो कहीं एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो गई। फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंजर्व कि अगर मैं आपको किसी टावर से धक्का दे दूं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट अगर मैं किसी बॉडी को, मान लो कि मैंने टावर माना है, उसके 3 पॉइंट माने हैं A B C। C हो गया आपका ग्राउंड। जब वो ऑब्जेक्ट A से मैं उसको थ्रो करूंगा और वो कहां आके गिरेगा? C पॉइंट पे, ग्राउंड पे आके गिरेगा। तो उसके मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए, एक टावर का टॉप पोर्शन A, एक मिडिल पोर्शन B एंड द लास्ट पोर्शन C। तो मैं ये बताऊंगा कि तीनों पोर्शन पे एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इज एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंजर्व? क्या किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो कंजर्व हो सकती है? आंसर है यस, हो सकती है। इफ समवन आस्क यू कि एक्सप्लेन एंड ड्राइव एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंजर्व, आपको एक्सप्लेन भी करना है, कंजर्व और डेरिवेट भी करना है। सो हाउ यू कैन डू दिस? आप कैसे करोगे? सो यू हैव मेक 3 पॉइंट्स A B एंड C। अब A से जो C की हाइट है वो टोटल हाइट ऑफ टावर हमने कितनी मान ली? H। A से B की हाइट हमने कितनी मान ली? H। जब इस H में से इस X को माइनस करेंगे तो कौन सी हाइट मिल जाएगी? BC। ओके, तो वी हैव 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे एनर्जी एट पॉइंट A। पहले कहां फाइंड करेंगे? एनर्जी एट पॉइंट A। पहले हम A पॉइंट पे एनर्जी पॉइंट करेंगे। अब मान लो शेखर है, शेखर हमारा पॉइंट A पे खड़ा है। शेखर हमारा कहां खड़ा है? पॉइंट A पे खड़ा है। तो शेखर टावर के ऊपर पॉइंट A पे खड़ा है बड़े प्यार से, लेकिन से चढ़ा दिया उसको। अभी ये खड़ा है, रेस्ट में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये रेस्ट में है, mgh, क्योंकि इसके अंदर एक मास है, ये ग्रेविटी की वजह से खड़ा हुआ है और एक हाइट पे खड़ा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। अब ये रेस्ट पे खड़ा है एक पॉइंट पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। खुद आ गई नहीं, खुद है ना? हाँ अभी 0 चला, अभी तो खड़ा है ना एक पॉइंट पे, अभी तो खुद आएंगे, तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। अब टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं E1, मतलब कि या फिर बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई इसकी? mgh प्लस 0। तो बेटा एनर्जी एट पॉइंट A पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की? क्लियर हो गया इतना? यस सर। चलो अब आ जाओ पॉइंट B पे। एनर्जी एट पॉइंट B। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एनर्जी एट पॉइंट B। अब शेखर ने जंप किया, क्या किया? जंप कर दिया। अब शेखर आ गया कौन से पॉइंट पे? B पॉइंट पे। B पॉइंट पे आ गया। शेखर कौन से पॉइंट पे आ गया? B पॉइंट पे। अब उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? X। उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? x। इज दैट क्लियर? उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की? x। चलिए, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की x और इसकी
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब देखो, अब शेखर जो है बी पॉइंट पे आ गया, तो बी पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हमारी ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। क्लियर? अब शेखर बी पॉइंट पे आ गया, मतलब जंप करी, अभी वो हवा में था, तो mg अब टोटल h थी, अब h में से हमने कितनी घटा दी? x minus h माइनस भाई टोटल हाइट, अभी जब वो a पॉइंट पे था उसकी टोटल हाइट h थी, अब वो जब a से b पे आया तो उसने x डिस्टेंस कवर कर दी, तो h में से x घटेगी ना, x घटेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया उसका? mg h माइनस x। कोई इशू? अब हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? अब देखो a की जगह क्या आ जाएगा? अब हमने इसमें थर्ड इक्वेशन का यूज किया, क्योंकि अब जब शेखर ने जंप की तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग द ग्रेविटी है ना, मतलब ग्रेविटी जिस ग्रेविटी की स्पीड से गिर रहा है, तो एक जगह क्या रहेगा? इसको कंप्लीट करते हैं। और डिस्टेंस कितनी कवर की? a से लेके b तक उसने x, वो अलग थी, ये अलग थी। अभी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, अभी टोटल में से कितनी माइनस की थी वो इसके। क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? अब जब उसने जंप किया था तो उसका u कितना था? 0। जब उसने जंप किया था a से तो उसका u तो 0 हो गया, क्योंकि उसने रेस्ट से जंप किया। तो खाली क्या हो गया? तो v की वैल्यू कितनी? v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m, v की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 2gx। 2 से 2 तो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी? mgx। ठीक है, अब मैं फिर टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितना था हमारा? mg। यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, mgh माइनस mgx। मैंने mg की एक बार x से मल्टीप्लाई कर दी, एक बार mg की माइनस x कर दी, तो mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये प्लस का है माइनस का, दोनों तो बेटा पॉइंट बी पे हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ गई? पॉइंट ए पे हमारी टोटल एनर्जी कितनी थी? क्लियर? यस सर। अब हम निकालेंगे एनर्जी एट पॉइंट सी। कौन से पे निकालेंगे? एट पॉइंट सी। ठीक है, अब सी पॉइंट पाएंगे। अब जब सी पॉइंट की हम बात करते हैं तो बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी mgh। बट जब ये a से c पे आ गया, शेखर कौन से पॉइंट पे आ गया? c पे आ गया, तो उसने हाइट तो खत्म कर दी, तो हाइट कितनी हो गई? c पॉइंट पे। भाई मैं a से मैंने जंप किया और मैं c पे आ गया, तो मेरी हाइट कितनी हो गई? 0। तो मेरी हाइट 0 हो गई, तो मतलब mg into 0, तो मेरा कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी? 0 आ गया। कोई इशू? फिर हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। बेटा देख, पिछली बार था 2gx, b पॉइंट पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी? x, है ना? अब c पॉइंट पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पूरी? h। कितनी करी? h, तो 2gh। अब जब उसने जंप किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। भाई जब तो a से किया है ना, अभी थोड़ी रुक रुक के कूद रहा है, नहीं है? तो u कितना हो गया आपका? 0। तो बेटा v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? gh। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हाफ mv स्क्वायर।
हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर दूं वैल्यू सर m 2gh 2 से 2 कट गया कितनी आ गई mgh अब मैं टोटल एनर्जी निकाल दूं यस सर वो कितना था मेरा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी जीरो काइनेटिक mgh तो कितनी आ गई mgh तो A पॉइंट पे B पॉइंट पे और C पॉइंट पे तीनों पे मेरी टोटल एनर्जी कितनी आई mgh तो ये क्या होता था कि एनर्जी हमारी कैसी है कंजर्वेटिव मतलब किसी भी पॉइंट पे चले जाओ एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट D पॉइंट वो किसी भी पॉइंट पे चला जाए उसकी एनर्जी क्या होगी mgh दैट्स ऑल समझ में आ गया